आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन। विषय मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग। आइए पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। मित्रों, विकास साधनों की उपयोगिता व आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर यह असमंजस अपने स्थान पर यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने डुलाने उठाने हटाने का प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी बैठी रहती है। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, रंग एवं कार्यशक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के नीग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े, कानों के बौने एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, कान, आँख, होंठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह भिन्नता उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई भी संबंध नहीं है। काले, नीग्रो, अमेरिका जैसे शीत प्रधान देश में गोरों के बीच बसते हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती हैं, जबकि पड़ोस में बसे हुए मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले बाल, छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे होंठ जैसी विशेषताएं यथावत बनाए रहते हैं। संतानें इसी प्रकार की उत्पन्न होती रहती हैं। मित्रों, इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना नहीं पड़ता जितना कि वंश परंपरा का। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्रायः वैसी ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी अपने वंशजों के काय कलेवर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है। मारवाड़ी बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ, आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर, चातुर्य आदि पर
एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यूं सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। मित्रों, एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति और प्रकृति का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पशु पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रहते हैं और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। वंश परंपरा की चर्चा यहाँ इसलिए अनिवार्य रूप से की जा रही है कि अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेरफेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत्किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। अस्तु न तो इतना धैर्य है और न इतना अवकाश कि वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आस लगाए बैठा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। हमारी इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का अस्तित्व लाखों वर्षों से है। वैज्ञानिकों की मान्यता यह बनी है कि करीब 1 लाख वर्षों की कालावधि में मनुष्य के मानसिक व शारीरिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन दिनों जीव वैज्ञानिक कुछ ऐसे प्रयोगों में निरत हैं जिनसे न केवल मनुष्य का शारीरिक ढांचा अब की अपेक्षा काफी कुछ बदला होगा, वरन वह अपने पूर्वजों से अधिक मेधावी, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और क्षमता संपन्न होगा। विज्ञान का आश्रय लेने की गंभीरतापूर्वक बात सोची जा रही है। यह विज्ञान अभी नया है और सर्वसाधारण को उसकी उतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अतएव आवश्यक समझा गया कि इस संदर्भ में प्राथमिक जानकारी और पीढ़ी विकास के साथ उसके समावेश का आधार तो ज्ञात है ही। मानवीय नस्ल को सुधारने में दिलचस्पी रखने वाले प्रत्येक विज्ञ जन को इस संदर्भ में काम चलाऊ जानकारी तो नोट करनी ही चाहिए। मित्रों, समझा जाना चाहिए कि मनुष्य के अंदर एक प्रकार से 2 विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्थाएं हैं। एक तो वह जिसके माध्यम से जीन्स तथा गुणसूत्र द्वारा पिता से संतान को जैविक सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी व्यवस्था वह है जिसके माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। उदाहरणार्थ, बोलने वाले से सुनने वाले को, पाठक को अध्ययन से, दर्शक को दृश्यावलोकन से। यही हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनाता है। यूजेनिक्स उस विज्ञान का नाम है जिसके द्वारा जीन्स को सुधारने व वंश परंपरा को परिष्कृत करने की बात सोची जाती है। फ्रांसिस गाल्टन ने इस शती के आरंभ में
इस शब्द से वैज्ञानिक समुदाय को परिचित कराया, वैसे भी इससे भी पहले प्लाटो ने द रिपब्लिक नामक अपनी रचना में इस प्रकार की संभावनाओं का वर्णन किया है, जिसमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सही चयन से उत्तम नस्ल का निर्माण पक्ष उलट कर आया। उसके अनुसार केवल शारीरिक रूप से समर्थ एवं मानसिक दृष्टि से बुद्धिमत्ता युक्त जोड़ों को ही विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि उनसे उत्पन्न संतान उत्तम कोटि की हो। जो इस दृष्टि से हीन या निम्न कोटि के पाए जाएं, उन्हें राज्य द्वारा विवाह की अनुमति ही न मिलनी चाहिए या संतानों को पैदा होने से पूर्व ही नष्ट कर देना चाहिए, ताकि समाज पर अनावश्यक बोझ न बढ़े। यह तो प्लाटो का अतिवादी चिंतन था, जो उस समय साकार न हो सका, पर गाल्टन ने इस तत्व को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रखकर बताया कि डार्विन की प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन की तकनीक के बजाय समाज को बुद्धिमान प्राणी देने के लिए सामाजिक चयन, सोशल सिलेक्शन विधि अपनाई जानी चाहिए। गाल्टन एवं नीत्शे के प्रतिपादन से समर्थन पाकर वैज्ञानिकों ने यूजेनिक्स का हवाला देते हुए स्वयं को मास्टर रेस घोषित कर दिया। एक जर्मन आर्यन एवं एक अनार्य के बीच विवाहों का बंधन लगा दिया गया। हिटलर के अनुसार लाखों व्यक्ति मात्र उसकी इस मान्यता के कारण मार दिए गए कि वे अनार्य थे, हीन नस्ल के थे एवं उनके रहने से वंश परंपरा के विकृत होने की संभावना थी। मित्रों, अमेरिका में उल्टा देखा गया है। इस राष्ट्र में विभिन्न वंश परंपराओं में उत्पन्न व्यक्ति ही इसके नागरिक हैं। वे सभी बाहर से आकर गत 4 शताब्दियों में यहाँ बसे हैं। मूल निवासी कहने को मात्र कुछ हजार रेड इंडियंस हैं। वहाँ यह पाया गया कि बुद्धिमत्ता की दृष्टि से काले व गोरे एक से ही हैं, बल्कि ऊंचे पदों पर अश्वेत नस्ल के व्यक्ति अधिक सक्षम पाए गए। विचारकों का कहना है कि नस्ल के आधार पर विशेषताओं का निर्धारण विज्ञान सम्मत नहीं है। बुद्धि की कुशाग्रता व शरीर की बलिष्ठता किसी एक वंश की बपौती नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि पौष्टिक आहार की उपलब्धि, सांस्कृतिक विकास के अवसर एवं समाज की संतुलित व्यवस्था से ऊंचा उठने की संभावनाएं किसी एक वंश को अधिक आसानी से मिल जाने से वह अधिक समुन्नत हो गई हो। आनुवंशिकता अपनी जगह है एवं पर्यावरण अपनी जगह। अलग अलग जीन्स वाले व्यक्ति उपयुक्त अनुकूल वातावरण पाकर बुद्धि की दृष्टि से सुनिश्चित विकास दर्शाते हैं। समाज और अधिक रचनात्मक व्यक्तित्व तैयार कर सकता है यदि इसके प्रत्येक घटक को शैक्षणिक एवं आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास का परिपूर्ण अवसर दिया जाए। ऐसे विकास के अभाव में कई ऐसे व्यक्ति उभर नहीं पाते जो संभवतः न्यूटन, गल्टियर, नेपोलियन, आइंस्टीन की कसौटी के जीन्स वाले थे। इस कारण दोनों ही परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। मित्रों, सामान्य पौधों में उच्च स्तरीय पौधों की कलम लगाकर विकसित किस्म के वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न करने में
पिछले दिनों उत्साहवर्धक सफलताएं मिली हैं। एक ही पेड़ पर अनेक किस्म के फूल और अनेक किस्म के फल लगा देने जैसे चकित करने वाले प्रतिफल सामने आए हैं। देर से बढ़ने और छोटे एवं खट्टे फल देने वाले आम की कलम बनाने की विधि अब सर्वविदित है। उस आधार पर थोड़े ही समय में बड़े आकार के एवं मीठे फल उत्पन्न किए जाने लगे हैं। चीकू जैसी अनेक कलमी जातियां अपने अनोखेपन का परिचय दे रही हैं। फूलों में भी यह प्रयोग सफल हुआ है। गुलाब की इतनी अधिक किस्में सामने हैं कि उनकी भिन्नता और विचित्रता देखते ही बनती है। शाक और धान्य के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिणाम उपलब्ध हुए हैं। मित्रों, इसी क्रम में पृष्ठ 70 से आपको पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में मानवीय नस्ल सुधारने में आनुवंशिकी के प्रयोग। ओम शांति।